नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर सिलेक्शन हब पर। जैसा कि आपको पता है, हम उत्तराखंड की LT एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं फर्स्ट पेपर की। आज इसी सीरीज़ में हमारी छठी क्लास है, तो आइए हम तैयारी करते हैं। आज यूनिट 2 का बाल विकास और व्यक्तित्व का भाग 3 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का डिस्कस करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21वां क्वेश्चन है, अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानवीकृत परीक्षण में मुख्य क्या अंतर है। तो इसका जो ऑप्शन है, मानवीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। है अध्यापक निर्मित परीक्षण केवल राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं। ऑप्शन है मानवीकृत परीक्षण का निर्माण एक कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है। है दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानवीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं। देखिए, मानवीकृत होता क्या है कि जो सभी मानवों को मतलब एक रैंडम तरीके से बनाया जाता है, वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे ना। अध्यापक जो वाले होते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण, वो सिर्फ क्लास के लिए होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, समायोजन और केस स्टडी से जब व्यक्ति अपनी असफलताओं या अवांछित इच्छाओं का दोषी किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर मढ़ देता है, तो इस रक्षा युक्ति में क्या कहा जाता है। इसको युक्तिकरण कहते हैं, इसको प्रक्षेपण कहते हैं, प्रोजेक्शन, दमन कहते हैं, या फिर प्रतिकार कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं ना, अपनी असफलताओं का, कि उसकी वजह से ये हुआ है, तो इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी खुद की कमी या असफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। जैसे छात्र यह कहता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए मैं फेल हुआ। ठीक है, हम मतलब अपनी कमी को छुपा रहे हैं, तो इसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रश्न संख्या 23 है, केस स्टडी विधि का उपयोग मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य बच्चों के समूह का। दूसरा, समस्याग्रस्त या विशिष्ट बालकों के का गहन अध्ययन करने के लिए, प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं उनका। तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण के लिए। चौथा है प्रायोगिक नियंत्रण के लिए। तो याद रखिएगा, केस स्टडी हमेशा से प्रॉब्लम चाइल्ड, जो समस्याग्रस्त में या विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनके गहन अध्ययन के लिए होता है। ठीक है, उसके मतलब बच्चे का समस्याग्रस्त में बच्चे के अतीत, वर्तमान और पर्यावरण का बहुत गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन करने की विधि को ही हम केस स्टडी विधि कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 पे चल। प्रश्न संख्या 24 है, कला, नाटक और विविध बाल विकास अवधारणाओं से शिक्षा में ड्रामा और आर्ट को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है। हम शिक्षा में ड्रामा और आर्ट को क्यों शामिल कर रहे हैं। पहला, केवल मनोरंजन करना। दूसरा, छात्रों की कल्पना शक्ति, संवेगों के प्रकटीकरण और समाज विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है समय व्यतीत करना। चौथा, पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। तो याद रखना, जो हम ड्रामा और आर्ट शामिल करते हैं ना, ये बच्चे की कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी को बाहर करने के लिए करते हैं। ठीक है, कला और नाटक बच्चों के भीतर दबे संवेग जो इमोशन जो होते हैं, उसको बाहर निकालने, उसकी सृजनात्मकता को धार देने और उसके सर्वांगीण हॉलिस्टिक विकास में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ZPD कहते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का तात्पर्य किससे है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर। है बच्चे की जन्मजात बुद्धि का स्तर। तीसरा है इसका 100 है सीखने की अधिगम सीमा। 2 है खेल का मैदान। तो इसका सही उत्तर जो है ना, बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को ही हम ZPD कहते हैं। देखिए, ZPD वह दायरा है जहां बच्चा अकेले किसी काम को करने में समर्थ होता है, लेकिन किसी वयस्क या कुशल व्यक्ति की मदद से उसे आसानी से सीख सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण ZPD वाला क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रक्रिया पर बल देता है। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने। इसका ऑप्शन है अवलोकन और अनुकरण पर, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पर। है पुरस्कार और दंड पर। 100 है अंतर्दृष्टि पर। 2 है अनुकूलन पर। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने जो दिया था ना, अवलोकन और अनुकरण, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पर उसने अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बंडूरा के अनुसार बच्चे समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर, अवलोकन करके और उनकी नकल करके, अनुकरण करके बहुत कुछ सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है, मॉडलिंग किसे कहते हैं, तो इसी को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही मॉडलिंग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है,
बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का पहला है ऑप्शन J.B. गिलफोर्ड ने, ब है थर्स्टन ने, सौ है गार्डनर ने, द है स्टनबर्ग ने। तो याद रखिएगा त्रिआयामी सिद्धांत जो है ना बुद्धि का, वो J.B. गिलफोर्ड ने दिया था। J.B. गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी, इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं, SI मॉडल दिया था। और इसके अनुसार बुद्धि के 3 आयामों संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद से मिलकर बनती है बुद्धि। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि SI मॉडल किसने दिया था भी आ सकता है, या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो J.B. गिलफोर्ड ने। आइए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत या लय से संबंधित बुद्धिमत्ता को क्या कहा जाता है? जिसको संगीत और जो लय से संबंधित बुद्धिमत्ता जो होती है, पहला भाषाई बुद्धि, ब संगीतात्मक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, द स्थानिक बुद्धि, फिर द है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। तो इसका सही जो उत्तर होगा ना वो संगीतात्मक बुद्धि होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीत, ताल और स्वर की पहचान रखने की क्षमता को संगीतात्मक बुद्धि कहा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं, 29। प्रश्न संख्या 29 है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किस वैज्ञानिक ने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही ऑप्शन है स्टैनली हॉल, दूसरा जीन पियाजे, शॉ हरलॉक, और जो ड है इसका डी है वो क्रो एंड क्रो ने। तो याद रखिएगा जहाँ तूफान और तनाव की अवस्था को ये स्टैनली हॉल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। जी स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस लिखी थी उन्होंने 1904 में। किशोरावस्था को बड़े बदलाव, भावनात्मक उथल पुथल और तूफान और तनाव, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का काल बताया था। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार पूछा जाता है। स्टैनली हॉल याद रखिएगा। ठीक है, इनकी बुक भी याद रखिएगा कि एडोलसेंस 1904। ठीक है, आइए इस सीरीज का सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सीखने के वक्र में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? ये प्रश्न तो बहुत ही बार आता है। सीखने की पठार ना, सीखने के वक्र में जो आता है पठार जो आता है, इसको हम तो उसको क्या कहते हैं? देखो लर्निंग कर्व जो आ जाते हैं ना, उसका अ है ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में रुचि या प्रेरणा का अभाव व थकान, ब है लगातार प्रगति होना, सौ है ज्ञान का अत्यधिक बढ़ जाना, दो है शिक्षक की अनुपस्थिति। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है वक्र में पठार कर्व जो आ जाता है, तो उसका उत्तर जो होगा अ होगा सीखने की प्रक्रिया में रुचि या प्रेरणा का अभाव व थकान। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। सीखने की वक्र में जब ग्राफ कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधा हो जाता है यानी प्रगति रुक जाती है तो उसे पठार प्लेट्यू कहते हैं। इसका मुख्य कारण थकान, ध्यान न लगना, प्रेरणा की कमी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। योर एजुकेशन हब पे मेरा लक्ष्य ही आपको नौकरी दिलाना है बस। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार सभी को।